इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है कि ईच प्लॉट इज ए कैनवास वाइड, यानी कि पृथ्वी का हर भूखंड, हर हिस्सा एक बहुत बड़ा कैनवास है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्सेंट, जहाँ पर कला और जीवन का सम्मेल होता है, यानी कि मेल होता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है इसमें ईच प्लॉट का क्या मतलब है, यानी कि ईच प्लॉट किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ईच प्लॉट इन दिस एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन, यानी इसमें जो ईच प्लॉट है इस उदाहरण में रेफर करता है ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन, यानी कि उस बगीचे का, उस विशाल बगीचे का हर एक भूखंड के लिए ये वर्ड लिखा गया है ईच प्लॉट। वेयर, जहाँ पर प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सिलेक्ट विच ऑप्शन, यानी कि इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट विच ऑप्शन इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस उदाहरण में दिए गए जो राइम स्कीम यानी कि जो इसके सुर लय ताल है उसको बताती है, उसको प्रकट करती है। तो पॉइंट इसमें ए है ब्यूटीफुल एंड डियर लाफ्टर एंड चीयर, पॉइंट बी है ब्यूटीफुल एंड क्लियर एंड लाफ्टर एंड टीयर्स। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पॉइंट ए ब्यूटीफुल एंड डियर लाफ्टर एंड चीयर, ये इसके राइम स्कीम के जैसे, यानी कि राइम स्कीम की इमिटेट करती है, उसका उदाहरण पेश करती है। आगे से पॉइंट 3 है जिसमें लिखा है कि सिलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस उदाहरण में से आपको एक लाइन को सिलेक्ट करना है, एक लाइन को चुनना है। कन्वेज द गार्डनिंग ब्लैंड, यानी कि जो कि ये हमें बताती है कि जो गार्डनिंग यानी कि जो बगीचे में पौधे लगाने की जो प्रक्रिया होती है, गार्डनिंग ब्लेंड्स द एस्थेटिक ब्यूटी एंड नेचुरल ग्रोथ, जिसके अंदर बहुत ही गहरी सुंदरता और इसमें जो प्रकृति की जो ग्रोथ है, जो उन्नति है, वो शामिल होती है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्सेंट, यानी कि इस उदाहरण में जो लाइन सेकंड, यानी कि जहाँ पर कला और जीवन का मेल होता है, इस लाइन से साफ साफ पता चलता है कि गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी एंड नेचुरल ग्रोथ, जहाँ पर बहुत ही गहरी सुंदरता और प्रकृति की जो उन्नति है उन दोनों का मेल होता है। इसके बाद पॉइंट 4 जिसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यानी कि आपके सामने नीचे एक सेंटेंस लिखा है कि द प्लॉट इज लिंक्ड टू अ कैनवास सजेस्टिंग दैट, यानी कि जो ये सेंटेंस है इसको आपको अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली एक उपयुक्त उदाहरण देते हुए इसको पूरा करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि द प्लॉट इज लिंक्ड टू ए कैनवास सजेस्टिंग दैट, यानी कि जो एक कैनवास है उसमें जो प्लॉट है इसको इस चीज़ से संबंधित किया गया है, सजेस्टिंग दैट, जो कि हमें एक सुझाव देता है, जैसे कि अ गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग, यानी कि एक जो बगीचा होता है वो एक पेंटिंग की तरह होता है, क्रिएटेड बाय अ गार्डनर, जो कि एक माली के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी कि माली के द्वारा बनाया जाता है, विद इज लव, उसके प्यार के साथ, केयर, उसकी देखभाल के साथ, एंड अफेक्शन, उसके पूरे स्नेह के साथ, यानी कि पूरे प्यार से उसकी देखभाल करते हुए, उसकी परवाह करते हुए, पूरे प्यार से अपना स्नेह जताते हुए वो उसको क्रिएट करता है, उसको बनाता है। आगे पॉइंट 5 जिसमें लिखा है कि वाई हैज़ द पोएट मोस्टली लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवास वाइड, यानी कि इस पूरी कविता में अगर आपने बड़े ध्यान से देखा है तो हमारे जो कवि हैं उन्होंने बहुत बार सिर्फ वाइड वर्ड का यूज़ किया है बजाय लॉन्ग के। ऐसा क्यों है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द पोएट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन द कैनवास वाइड, यानी कि जो हमारी जो कविता है जिसमें एक कैनवास को वाइड करके बताया गया है कि जो जहाँ पर एक तस्वीर बनाई जाती है, जहाँ पर पेंटिंग की जाती है, उस चीज़ को बोलते हैं कैनवास, जो कपड़ा होता है कैनवास होता है। उसके लिए जो हमारे कवि हैं उसने वाइड शब्द का यूज़ किया है लॉन्ग की बजाय। तो इसका कारण यह है कि बिकॉज वाइड सजेस्ट अ ब्रॉड स्पेस फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि यहाँ पर जो वाइड शब्द है वो एक लंबा चौड़ा, एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, सजेस्ट अ ब्रॉड स्पेस, जो कि एक बहुत बड़े स्पेस को, बहुत बड़ी जगह को हमें सुझाता है, हमें बताता है, फॉर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के लिए, एंड इमेजिनेशन के लिए, और हमारी कल्पनाओं के लिए। लाइक अ पेंटर्स कैनवास, एक प्रकार से जिस तरीके से एक पेंटर का, एक चित्रकार का कैनवास होता है, जहाँ पर वो बहुत बड़ी कल्पनाओं और बहुत बड़ी क्रिएटिविटी को उसको दर्शाने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। इसी वजह से जो पूरी कविता के अंदर है जिसमें वो कैनवास के लिए वाइड शब्द का यूज़ करता है, ना कि लॉन्ग का, वो इसी वजह से करता है कि एक जो माली होता है, एक गार्डनर होता है, वो भी एक पेंटर की तरह अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को वहाँ पर दर्शाता है। इसके बाद है इसमें पार्ट 2 जिसमें लिखा हुआ है कि गिव रीजंस फॉर द कंपैरिजन मेड बाय द पोएट इन द पोएम, यानी कि हमारे कवि ने इस कविता में बहुत सी तुलनाएं भी की है,
जो कि आपको इसमें उसका कारण बताना है। तो इसमें लिखा है पॉइंट 1 कि अ पेंटर इज़ कंपेयर टू द गार्डनर बिकॉज, यानी कि एक चित्रकार की तुलना एक माली से की गई है। उसका कारण क्या है? बिकॉज, क्योंकि। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि अ पेंटर इज़ कंपेयर टू अ गार्डनर, यानी कि एक चित्रकार की तुलना एक माली से की जाती है। बिकॉज, क्योंकि। बोथ, क्योंकि दोनों ही क्रिएट ब्यूटी, क्योंकि दोनों ही सुंदरता को रचते हैं, सुंदरता का निर्माण करते हैं यूजिंग स्किल, अपने हुनर का प्रयोग करते हुए, एंड केयर वन, और बहुत ही देखभाल करते हुए बड़े ही ध्यान से सुंदरता की रचना करते हैं, विद कलर्स, रंगों के साथ, एंड द अदर विद सीड, और दूसरा बीजों के साथ, पौधों के साथ, एंड फ्लावर, और फूलों के साथ। जिस तरीके से एक पेंटर एक कैनवास के ऊपर अलग अलग रंगों को दर्शा करके ब्यूटी को क्रिएट करता है, अपने हुनर को और अपने केयर को ध्यान में रखता है, यानी कि अपने स्किल और अपनी देखभाल को, यानी कि बड़े ही ध्यान से उसको रचता है। और ठीक उसी तरीके से जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, वो बीजों से, पौधों से, और जो फूल होते हैं उनका प्रयोग करते हुए उनकी रचना करता है। आगे इसमें पॉइंट सेकंड जिसमें लिखा है कि अ प्लेट इज़ लाइक अर्थ एज, यानी कि जो ये प्लेट है वह एक प्रकार की धरती है, जैसे कि। अब इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ प्लेट इज़ लाइक अर्थ एज बोथ होल्ड मैनी कलर्स एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी जिस प्रकार से एक चित्रकार अपने हाथों में एक प्लेट लेकर के उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग करके आपस में मिला करके बहुत ही अलग और अनोखी सुंदरता उस तस्वीर में भरता है, ठीक उसी तरीके से जो ये धरती है ये एक प्लेट की तरह है, होल्ड मैनी कलर्स एंड पॉसिबिलिटीज, जिसके अंदर बहुत सारे कलर और बहुत सारे अवसर शामिल होते हैं। आगे इसमें पॉइंट थर्ड जिसमें लिखा है कि द ब्रश स्ट्रोक आर लाइक सीड बिकॉज, यानी कि जो बीज होते हैं वो एक प्रकार से ब्रश स्ट्रोक का कार्य करते हैं कि जब उनको धरती की गहराई में बोया जाता है तो उस प्रक्रिया को ब्रश स्ट्रोक का नाम इसमें दिया गया है। जो वे बीज होते हैं ब्रश स्ट्रोक के जैसे होते हैं। बिकॉज, अब आपको आगे इसको पूरा करना है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ब्रश स्ट्रोक आर लाइक सीड्स बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन, क्योंकि दोनों ही एक नई रचना की शुरुआत होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से एक बीज को धरती में बोया जाता है तो वो भी एक किसी पेड़ का, किसी पौधे का एक निर्माण, एक स्रोत होता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ब्रश स्ट्रोक क्रिएट आ पेंटिंग, आ सीड क्रिएट प्लांट, यानी कि जिस तरीके से जब एक पेंटर अपने ब्रश को स्ट्रोक करता है, यानी कि जब अपने ब्रश को जल्दी जल्दी चलाता है तो एक पेंटिंग की रचना होती है, ठीक उसी तरीके से जब एक माली एक बीज को बोता है तो एक प्लांट की शुरुआत होती है, एंड फ्लावर, और फूलों की शुरुआत होती है। आगे पॉइंट 4 जिसमें लिखा है कि आ कैनवास इज सिमिलर टू अ गार्डन प्लॉट एज, यानी कि एक प्रकार से जो कैनवास है वो एक बिल्कुल बगीचे के क्षेत्र के जैसा होता है, एज, जैसे कि। कैनवास इज सिमिलर टू अ गार्डन प्लॉट, यानी कि जो कैनवास है वो बगीचे के जो जगह होता है, जो बगीचे का जो प्लॉट होता है उसके जैसा होता है, एज, क्योंकि। बोथ आर एम्प्टी स्पेस, क्योंकि दोनों ही खाली स्थान होते हैं, दोनों ही रिक्त स्थान होते हैं, दैट आर टर्न इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, जो कि एक सुंदर कला में बदल जाते हैं। इसमें आगे है पार्ट थर्ड जिसमें आपके सामने लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डज द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म, यानी कि इस पूरी कविता में एक वर्ड लिखा है कि ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड, यानी कि जिस प्रकार से बीज का बोने का जो एक ब्रश स्ट्रोक है, जिस प्रकार से एक पेंटर अपने ब्रश के स्ट्रोक चलाता है, उसी तरीके से एक जो माली है वो बीज को बो करके उस ब्रश स्ट्रोक को यहाँ पर दर्शाता है। तो जो मेटाफोर है, जो इसका उपमा अलंकार है, वो किस प्रकार से एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, वो किस प्रकार से उस समझ को बढ़ा देता है, और गार्डनिंग एज एन आर्ट, यानी कि बगीचे में पौधे बोने की जो कला है वो एक कला के रूप में किस प्रकार से उभारता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इट शोज दैट प्लांटिंग सीड्स इज लाइक पेंटिंग, यानी कि इससे पता चलता है, इसे दर्शाया जाता है कि बीज का बोना एक पेंटिंग बनाने के जैसा होता है। गार्डनिंग नीड्स क्रिएटिविटी एंड केयर जस्ट लाइक आर्ट, कि जिस प्रकार से जो एक पेंटिंग होता है जिसके अंदर अपनी कला को दर्शाने के लिए एक ध्यान, एक केयर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से बगीचे में पौधे लगाने के लिए क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें पूछा है कि व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो
हमारे जो कवि हैं उनके जो प्रोस्पेक्टिव, जो उनके विचार हैं, जो उनके भावनाएं हैं, उसको किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं ऑन द रिलेशनशिप, उस संबंध में जो कि है बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी, जो कि प्रकृति और रचना के बीच में होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स, जो निम्नलिखित लाइन है उनसे आपको जो आइडिया मिलेगा। तो जो लाइन है जो कि कविता में से ली गई है, इसमें लिखा है कि ईच प्लॉट अ कैनवास वर्ल्ड वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइंड, यानी कि प्रत्येक भूखंड एक बहुत बड़ा कैनवास है जहाँ पर कला और जीवन का सम्मेलन होता है, जहाँ पर उनका मेल होता है। तो इस लाइन से जो कवि की जो प्रोस्पेक्टिव है, आप उसका क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि कवि इस चीज़ से, इस सेंटेंस से क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोइट बिलीव्स, यानी कि यहाँ पर जो कवि है उसको ये विश्वास है दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी वर्क टुगेदर, की जो हमारी प्रकृति है और जो हमारी रचनात्मकता है वह साथ मिलकर के कार्य करती है। एंड और गार्डनिंग इज़ वेयर आर्ट एंड लाइफ मीट, और गार्डनिंग यानी कि पौधे बोने की जो प्रक्रिया है वह वो स्थान होता है जहाँ पर आर्ट एंड लाइफ मीट, जहाँ पर जीवन और जो कला है वो आपस में मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि डू यू थिंक द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पेंटिंग, यानी कि क्या आपको लगता है कि जो कल्पना की गई है इस कविता में वह सफलतापूर्वक एक सजीव पिक्चर को, सजीव तस्वीर को प्रकट करता है, यानी कि सजीव तस्वीर को वो बना देता है, पेंट कर देता है इन द रीडर्स माइंड, की पाठक के दिमाग में, यानी कि जिस प्रकार से ये कविता लिखी गई है और जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा यानी कि जो रीडर होगा उसके दिमाग में क्या आपको लगता है कि जो वो कल्पना होती है कविता की वह संपूर्ण तरीके से, यानी कि सक्सेसफुली एक तस्वीर को उसके दिमाग में उभार देगा और वो तस्वीर जीवंत भी होनी चाहिए। इफ़ यस देन वाई, कि अगर हाँ तो क्यों, इफ़ नो देन वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, बिकॉज द पोएट यूजेस कलर वर्ड्स, यानी कि बिल्कुल हाँ, कि हाँ पाठक के दिमाग में जो कविता की जो कल्पना है वह एक सजीव पिक्चर को सामने रख देता है। क्योंकि बिकॉज द पोएट यूजेस कलर वर्ड, क्योंकि जो हमारे कवि हैं वो रंगों से भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पेंटिंग इमेजरी, एक जो तस्वीर है उसकी कल्पना को लेते हुए, लाइक जैसे प्लेट, जैसे कि रंगों भरी जो एक तस्तरी होती है जो कि प्लेट का कार्य करती है जिसके अंदर जो कलर को मिला करके पेंटिंग में भरा जाता है। एक तो वो है कैनवास है, वे एक बगीचों के कैनवास के रूप में सामने रखते हैं। ब्रश स्ट्रोक, और जो बीज बोने की जो प्रक्रिया है उसको वो ब्रश स्ट्रोक का नाम देते हैं। एंड ब्लॉसम, और वहाँ पर जो फूलों का जो खिलना है उसका भी जिक्र करते हैं। विच क्रिएट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ कलरफुल गार्डन, जो कि एक रंग बिरंगे बगीचे को एक क्लियर पिक्चर के रूप में बना देते हैं, यानी कि उसका निर्माण करते हैं, यानी कि एक बगीचे को एक स्पष्ट तस्वीर के रूप में सामने रख देते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है कि सपोर्ट द व्यू, यानी कि आपको इस विचार का सपोर्ट करना है दैट द पोएट्स मेंशंस ऑफ कलर येलो, यानी कि जिस प्रकार से जो कवि ने पीले रंग का जिक्र किया है उसके साथ साथ लाल, नीला, हरा जो रंग है उसका जो जिक्र किया है, वुड हैव लैंड इफेक्टिवली द इमेजरी, जो कि पूर्ण रूप से एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एक कल्पना को दर्शा देता। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, येलो वुड हैव एडेड ब्राइटनेस एंड वार्मथ, यानी कि इसमें जो पीला रंग है वो अच्छे तरीके से ब्राइटनेस यानी कि चमक और वार्म और नरमी को उसमें शामिल कर देता। मेकिंग द पिक्चर ऑफ द गार्डन, यानी कि जो गार्डन यानी कि बगीचे की तस्वीर को बनाने में अगर जो पीला रंग है अगर उसको शामिल कर दिया जाता तो वह वहाँ पर ब्राइटनेस और वार्म यानी कि नरमी यानी कि बहुत ही नरमाई को शामिल कर देता। मोर लाइवली एंड चेयरफुल, जो कि और भी ज़्यादा सजीव और भी ज़्यादा चेयरफुल यानी कि और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है कि कंसिडरिंग द लाइन गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, यानी कि एक लाइन इस कविता में है कि गार्डन बिकम पेंटिंग स्टिल। तो इस लाइन का विचार करते हुए यानी कि इस लाइन को विचार करते हुए व्हाट कैन यू इंटरप्रेट, आप किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं अबाउट द पोएट्स व्यू ऑन द टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी, यानी कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि टाइमलेसनेस यानी कि अंतहीन जो उसकी सुंदरता है उसके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। जो आपके सामने जो लाइन दी गई है गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, तो इससे आप
क्या विचार कर सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, कि इट सजेस्ट, यानी कि जो लाइन है ये इस चीज़ को सुझाव देती है कि नेचर्स ब्यूटी लुक्स टाइमलेस एंड पीसफुल, यानी कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है वह अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो टाइमलेस है, एंड पीसफुल और बड़ी शांत है। लाइक आ स्टिल पेंटिंग, जिस प्रकार से एक इस तरह एक तस्वीर होती है जिसकी सुंदरता का कोई समय नहीं होता, वो टाइमलेस होती है, वो समय समय तक पूरे अंत पर्यंत तक वो सुंदरता बनी रहती है। दैट कैन बी एडमायर्ड फॉर एवर, जिसकी प्रशंसा हमेशा की जा सकती है, यानी कि जो कि हमेशा ही प्रशंसा को बटोर सकती है। तो जो हमारी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता टाइमलेस होती है। इसी चीज़ को जो ये लाइन है ये दर्शाती है कि गार्डन बिकम पेंटिंग स्टिल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कैनवास ऑफ सॉइल, यानी कि अब यहाँ पर हमें इस कविता का जो शीर्षक है कैनवास ऑफ सॉइल, इसको जस्टिफाई करना है, क्या ये शीर्षक सही है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द टाइटल इज़ सुटेबल, यानी कि जो शीर्षक वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिकॉज क्योंकि सोयल इज़ कंपेयर टू कैनवास, क्योंकि जो धरती है, जो मिट्टी है, वो एक कैनवास से कंपेयर की गई, यानी एक कैनवास की तरह उसको बताया गया है। एंड द सीड, और जो बीज होते हैं, और लाइक ब्रश स्ट्रोक, और जो बीज है उनका बोना एक पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक के जैसा बताया गया है। द टर्न इट इनटू ए ब्यूटीफुल गार्डन, जो कि इसे बहुत ही सुंदर बगीचे में बदल देते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड में, यानी कि आपको यहाँ पर सुनना है और सुनकर के प्रतिक्रिया भी करनी है। तो आपको क्या सुनना है, इसमें आपको सुनना है ट्रांसक्रिप्ट को, यानी कि जो कि आपकी इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 264 यानी कि 264 पर दिया गया, जो कि आपके टीचर के लिए है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें जो पहला पॉइंट उसमें लिखा है कि यू विल लिसन टू अ यंग गर्ल डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन, यानी कि यहाँ पर आप एक लड़की को सुनेंगे जो कि अपने बगीचे, यानी कि स्कूल का जो बगीचा उसके बारे में बताती है। एज यू लिसन, जब आप उसको सुनेंगे, यानी कि उसको सुनते हुए आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3, यानी कि जो यहाँ पर 3 तस्वीरें आपके सामने दी गई हैं, जैसे कि ये बगीचे में रखी जो बड़ी जो चेयर होती है, और यहाँ पर जो नल से कनेक्ट किया हुआ जो ये पाइप है, या फिर जो ये तितलियाँ हैं, जो बटरफ्लाइज हैं। तो इसमें आपको पहचानना क्या है कि इनमें से कौन सी वो बात है शी डज नॉट टॉक अबाउट, जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करते, जिसके बारे में वो बताते नहीं है, तो क्या है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वाइल डिस्क्राइबिंग हर स्कूल गार्डन द यंग गर्ल डज नॉट टॉक अबाउट द गार्डन्स टैप एंड वाटर पाइप्स ऑन इन पिक्चर नंबर 2, यानी कि अपने स्कूल के बगीचे का वर्णन करते हुए जो लड़की है वह यहाँ पर जो पिक्चर नंबर 2 में दिया गया है, जो नल और जो पाइप है, इसका वो जिक्र नहीं करते, यानी इसके बारे में वो बात नहीं करती है। तो इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, जो कि इसमें बात की जाती है पॉइंट 2 की, जिसमें है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल, आप उस लड़की को एक बार फिर से सुनेंगे। एज यू लिसन, जब आप उसको सुनेंगे, उसको सुनते हुए सर्किल द करेक्ट आंसर, आप बिल्कुल सही आंसर को सर्किल करेंगे, उसको गोला कर देंगे। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो कि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इनको सर्किल करने के लिए, उनको गोला करने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट एक बार पढ़नी चाहिए।